हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन। क्लास 11 से 12th की ओर आप मूव कर चुके हो, है ना। क्लास 11 जैसे भी आप पढ़े हो, कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी किए थे, कुछ बच्चे जो है सही से नहीं पढ़ पाए, लेकिन क्लास 12th आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। यदि क्लास 12th में मेहनत नहीं किए तो रिजल्ट में गड़बड़ी आएगी, है ना। और कोई बच्चा नहीं चाहता कि रिजल्ट जो है खराब आए, इसलिए बिल्कुल सही तरीके से आप पढ़ाई करो। कम से कम हर एक सब्जेक्ट्स में 1 घंटा 1.5 घंटा जो है घर में आपको समय देना है, राइट। बिल्कुल मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इसके पीछे सिलेबस क्या है ना। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन है, तो सिलेबस को समझना जरूरी है। यदि आप सिलेबस नहीं समझे तो फिर क्वेश्चंस की वैरायटी आप समझ नहीं पाओगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी देखिए, इधर मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक आती है, वो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, राइट। फिर आपका सैंपल पेपर हर चैप्टर में मैं एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू और सैंपल पेपर बताने वाला। डेली आपको एक एक वीडियो मिलती रहेगी, तो प्लीज चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, राइट। तो रिलेशन एंड फंक्शन में आखिर आपको पढ़ना क्या है, इसका 2 पार्ट है। पहला पार्ट है रिलेशन और दूसरा पार्ट है फंक्शन। तो रिलेशन में बेसिक जानकारी होनी चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की, जो क्लास 11th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। यह है कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। उसके बाद हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे कि रिलेशन को लिखते कैसे, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, है ना। फिर टेबुलेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी या फिर वाइड रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। जनरली यहां से तो खैर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो जैक बोर्ड वाले हैं, ठीक है, जो झारखंड बोर्ड एग्जाम में अपियर होंगे, उनके लिए एम्प्टी रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सीबीएसई वाले में अभी बहुत नाम मात्र का, नहीं के बराबर है। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई, यहां से आपका क्वेश्चन 100% रहेगा, राइट। फंक्शन की यदि हम बात करें, फंक्शन चैप्टर फंक्शन, इसमें डेफिनेशन देखेंगे, फंक्शन बोलेंगे किसको। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन आएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन फंक्शन जो कि इंजेक्टिव है, मेनी वन फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन, इसको सर्जेक्टिव भी बोला जाता है, इनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन में वन प्लस ऑन्टो दोनों होना चाहिए, ये पढ़ना है। कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन और बाइनरी फंक्शन, ये तीनों सीबीएसई में नहीं है। सीबीएसई में ये चीज नहीं पढ़ना, ये आपको जैक बोर्ड में पढ़ना। जो झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी हैं, ये जो 3 टॉपिक है, इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछेगा, ठीक है। तो इसको हम लेके चलेंगे। जो जैक बोर्ड से है वो ये पढ़ लेंगे, है ना। बाकी सीबीएसई में ये दिया हुआ है, सीबीएसई और जैक दोनों को पढ़ना, सीबीएसई प्लस जैक बोर्ड, इन दोनों को पढ़ना, ये भी पढ़। क्लियर, समझ में आ गई। तो यहां पे सबसे पहले समझेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है ना। क्लास 11th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसको हम देखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। किसे डिनोट करेंगे? ए क्रॉस बी से। एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लेते हैं कि एक हमारे एक सेट है, रिलेशन जो है, रिलेशन को समझने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना जरूरी है। एक सेट ए है और ये एक सेट बी है, इसमें 1 और 2 है, यहां पे 3 और 4। अब हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले कर्ली ब्रेस हम लगाएंगे, कर्ली ब्रेस, और यहां पे ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ए जो है, ए की मैपिंग होगी किसके साथ? 3 के साथ। तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1,3। पहले सेट ए है, इसलिए ए के एलिमेंट्स पहले आएंगे फर्स्ट पोजीशन पर। सेट बी जो है यहां पर है राइट साइड में, इसलिए सेकंड पोजीशन पर बी के एलिमेंट्स आएंगे, कॉमा। अब 1 का 4 के साथ रिलेट करेंगे, तो ये 1,4 हो जाएगा। अब 2 को 3 के साथ 2,3 और 2 को 4 के साथ 2,4, और इसको क्लोज कर देंगे कर्ली ब्रेस में, ठीक है। क्लियर। जब मैं इसी को पूछूं कि बी क्रॉस ए क्या होगा, ये सेट बी है, ये ए है, बी में 3 और 4 है, 1 और 2 है। अच्छा, बी क्रॉस ए निकालना है, तो क्या होगा? अब 3 और 1 को रिलेट करेंगे, 3,1, 3,2, 3,2, 4,1,
4,1 और ये 4,2, राइट। समझ में आ रहा भाई? ये जो लिख रहे हैं ये भी एलिमेंट है, इसको हम एलिमेंट बोलेंगे। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, एलिमेंट बोलेंगे। या फिर ऑर्डर्ड पेयर भी बोला जाता है, ए कॉमा बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला जा रहा है? पेयर का मतलब होता है जोड़ा में, तो देखिए यहां पे जोड़े में आ रहा है, दो जन आ रहे हैं, है ना। और ऑर्डर्ड क्यों बोला जा रहा है? ऑर्डर्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सेट ए पहले है, सेट बी बाद में है। तो पहले में 1 1 2 और 2 आया, तो 1 और 2 सेट ए के एलिमेंट्स है, तो ये पहले आ रहा, ऑर्डर्ड में आएगा, पहले आया। फिर सेकंड में 3 4 3 4 3 4 बी के एलिमेंट्स है, इसलिए सेकंड पोजीशन पे आया। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? ऑर्डर्ड बोला जा रहा है। क्लियर? तो ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया। मैं आपसे ये पूछूं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हम नहीं पूछ रहे हैं, क्या ये सेम है? देखो 1,3 है, 3,1 है, सेम नहीं है। 1,4 है तो यहाँ पे 4,1 है, 2,3 है, 3,2 है, 2,4 है तो 4,2 है, इक्वल नहीं है। इट इज नॉट इक्वल। क्लियर? दोनों ही अलग अलग है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे ये बताओ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर या फिर एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। ये लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। जरा समझना, यहां पर 2 एलिमेंट्स हैं, यहां भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसको 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यदि मैं आपसे ये पूछूं, कल को किसी ने आपसे ये पूछ दिया, आप मुझे ये बताओ कि सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी में 5 7 है। अब बताओ कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए क्रॉस बी में? कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? इसमें कितने एलिमेंट? 3 है, 3। इसमें कितना? 2 2, तो 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा 3 इंटू 2 6। क्लियर? अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज करके हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे। रिलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, चलिए आइए हम समझते हैं। ठीक है? हाँ, यहां पे हम रिलेशन को देख रहे हैं। देखो रिलेशन होता क्या है समझो। रिलेशन का ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। रिलेशन जनरली रियल लाइफ में यदि हम देखें तो 2 चीजों के बीच ही रिलेशन होता है, हस्बैंड एंड वाइफ, है ना, ब्रदर सिस्टर, या फिर टीचर स्टूडेंट, 2 फ्रेंड्स के बीच। तो मैथ्स की भाषा में यहां पे 2 सेट के एलिमेंट्स के बीच रिलेशन होगा, 2 सेट्स के एलिमेंट्स के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, राइट। देखिए एक्चुअली रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस होता है ना। जब फंक्शन चैप्टर आएगा तब हम रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंशिएट करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। अभी फिलहाल के लिए हम रिलेशन को लेकर चल रहे हैं। रिलेशन क्या होता है ये देखते हैं। डेफिनेशन में देख रहे हैं कि ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, लिखा हुआ है सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसको लिखने का तरीका क्या है कि रिलेशन आर जो है वो हमारी डिफाइंड है सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, राइट, फ्रॉम सेट ए टू बी। ये लिखने का तरीका है ये वाला है। इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का वो क्या होगा? सबसेट होगा। एग्जांपल से समझते हैं, जरा समझो। तो आर जो है, आर रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ, सबसेट का साइन ये है, ए क्रॉस बी, राइट। अभी थोड़ी देर में इसको भी समझेंगे कि ये किस तरह से लिखा गया। रोस्टर फॉर्म में लिखा लिखते हैं, और है ना, और एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखा गया। अब जरा समझो, इधर एक सेट हमने लिया था, सेट ए में 1 और 2 था, सेट बी में 3 और 4 है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हमने निकाला। ए क्रॉस बी क्या? 1,3, 1,4, 2,3 और ये 2,4, यही ए क्रॉस बी। अब एक रिलेशन हम यहां पे निकाल रहे हैं, एक रिलेशन हम ऐसे निकाल रहे हैं। मान लीजिए रिलेशन ऐसे है, 1,4 को हमने बाहर निकाला, 1,4 को बाहर निकाला, तो रिलेशन आर जो है, रिलेशन आर हमारा क्या बन गया? एक रिलेशन हो गया जो कि इसी का पार्ट है। 1,4 ए क्रॉस बी का पार्ट है कि नहीं? जब इसका पार्ट है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। रिलेशन आर जो है ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है। बात समझ में आया? ठीक है। अब रिलेशन आर दूसरा हम लिख सकते हैं ऐसे, सुने जाए, 1,3 और 2,4 ऐसे लिखे।
दो जन को बाहर निकाले, दो ऑर्डर पेयर को हमने ले लिया, तो ये भी तो इस ए क्रॉस बी का पार्ट है, ए क्रॉस बी का पार्ट है कि नहीं? तो हम बोलेंगे कि रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहां पे एक ऑर्डर पेयर आ सकता है, दो ऑर्डर पेयर आ सकता है, या फिर तीन ऑर्डर पेयर भी आ सकता है, जैसे कि 1,4 ले लिए, 2,3 ले लिए और 2,4 ले लिए। तीन मतलब इन तीनों को ले सकते हो, या फिर ये तीनों आएगा, है ना, या फिर ये और ये आ सकता है, ये भी हमारे क्या ए क्रॉस बी का पार्ट है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चारों आ जाए, 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4 ऐसे आ जाए। तो इस तरह से हम कितना रिलेशन बना सकते हैं, आखिर हम कितना रिलेशन को बना सकते हैं, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये रिलेशन हो गया। अब ये रिलेशन क्या सिर्फ ए क्रॉस बी में ही डिफाइन होगा? यहां पे लिखा हुआ कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ इज कॉल्ड ए रिलेशन इन सेट ए। भाई अब दोनों ही सेट हमारा क्या है, इक्वल है। यहां पे मान लेते हैं कि सेट ए में 1 और 2 है, सेट ए में भी 1 और 2 है। जब दोनों ही सेट इक्वल हो, इक्वल कब लिया जाता है? जब हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ेंगे, तब हम दोनों सेट को सेम लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, क्यों दोनों ही सेट ए और ए ही क्यों लिए, है ना। ये वाला डेफिनेशन पे ही क्यों बेस्ड है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। बात समझ में आया, क्लियर? तो अब इस चीज को समझते हैं कि ये आखिर लिखा कैसे गया है, एक क्यों लिखा गया। मान लेते हैं कि इसको हम बी ले लेते हैं, कोई एक बी ले लेते हैं, 3 और 4, ठीक है। अब देखो ए क्रॉस बी में हमने लिखा 1 3 1 4 2 3 2 4, क्लियर। एक रिलेशन आप ऐसे बनाओ, सुनो जरा, एक रिलेशन आपको ऐसे बनाना है। रिलेशन आर जो है डिफाइंड है ए कॉमा बी, ठीक है, सच दैट ए इज लेस देन बी, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। एक रिलेशन हमको यहां पे ये बना के दो जहां पे ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई, जहां पे ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई। यहां पे इसके बाद सच दैट के बाद यहां पे क्या आएगा, कंडीशन आएगा। यहां पर क्या आएगा, कंडीशन, ठीक है। और ये कंडीशन यहां पर ये है कंडीशन, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ। तो आर हमको एक रिलेशन बनाना है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में, जहां पे ए जो है बी से लेस हो। तो यहां पे देखो कि 1 जो है 3 से लेस है क्या, हाँ है, 1,3 बिल्कुल सही है। इसको चेक करेंगे 1,4 क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ 1 4 से लेस है, ये भी आएगा। 2 इज लेस देन 3, 2 3 से लेस है, बिल्कुल सही है। 2,4 क्या ये लेस है, 2 4 से लेस है, हाँ बिल्कुल सही। तो रिलेशन आर हमारा क्या बना, ये बना, सिर्फ एक ही रिलेशन यहां पे बनेगा, ये इसका सही उत्तर होगा। यदि इसी को मैं चेंज कर दूं, ए इज ग्रेटर देन बी कर दूं, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी कर दूं, तो हमें एक रिलेशन हमको बनाना है, आखिर वो रिलेशन क्या बनेगा, जहां पे ए का वैल्यू बी से बड़ा होना चाहिए। तो 1 इज ग्रेटर देन 3 होगा, नहीं होगा। 1 इज ग्रेटर देन 4 होगा, नहीं होगा। इसको 2 इज ग्रेटर देन 3 होगा, नहीं होगा। 2 इज ग्रेटर देन 4 होगा, नहीं होगा। मतलब यहां पर कोई भी एलिमेंट यहां पर नहीं आएगा, यहां पर कोई भी एलिमेंट यहां पर नहीं आ रहा, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा। इसका मतलब यहां पर रिलेशन जो बना है वो कैसा बना, फाई बन गया। या फिर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे फाई, इसी को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, अभी समझेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गई कहानी क्या है। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेगा। नंबर ऑफ रिलेशन सुने जा, नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेगा। देखो 2 to the पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेगा, सॉरी नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा, ठीक है। कैसे, जरा ये समझते हैं, जरा समझना यहां पर, ठीक है। या फिर दो सेट यदि सेम है तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। दोनों ही सेट हमारा सेम होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, और 2 to the पावर n, एक एग्जांपल से समझते हैं नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा एक सेट ए है जिसमें 1 और 2 है, एक सेट बी है यहां पे 3 है, राइट। तो बता कि नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा,
2 टू द पावर, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2, इसलिए 2 इंटू इसमें कितना है 1, यानी कि 2 टू द पावर 2, इसका मतलब 4, 2 टू द पावर 2 4 हो गया। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा? यहां पे 4 बनेगा। कैसे बनेगा आयो समझते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी यदि हम फाइंड आउट करें तो ये क्या होगा? 1 को 3 के साथ 1,3, ठीक है, और ये बनेगा 2,3, यही तो बनेगा 2,3। अब एक रिलेशन R1 हम यहां पे निकाल रहे हैं, R1 हम एक रिलेशन बना रहे हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट बाहर आएगा, एक एलिमेंट को बाहर निकाल रहे हैं। मान लीजिए 2 बंदे हैं, ये बोल रहा है कि हम सिर्फ मार्केट जाएंगे, एक ही मार्केट जाएगा, तो 1,3 को बाहर निकालिए, R1 एक ये बन गया। R2 अब ये बोलेगा कि नहीं हम जाएंगे, तो 2,3 को निकाल लो, ये भी तो होगा, ये भी तो एक रिलेशन बनेगा। R3 है ना, R3 क्या होगा? हो सके दोनों बाहर जाए, 1,3 2,3 दोनों ही बाहर गए। R4 क्या होगा? R4 हो सके इन दोनों में कोई ना जाए, कोई ना जाए, तो ये क्या होगा? 5। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना निकला? देखो 4 निकला, तो यहां पे क्या लिखे? बात समझ में आया? क्लियर? अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि सर 2,3 को पहले नहीं लिखा जा सकता है, या फिर 1,3 को बाद में नहीं लिखा जा सकता? ऐसे भी लिख लो, R3 इक्वल टू 2,3 या फिर 1,3, ये दोनों ही क्या है? सेम है। ये लिखो या फिर ये लिखो, है ना, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, समझ में आ गया? चलो, लेकिन बनेगा कितना? 4 ही बनेगा। अब मान लेते हैं कि हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, या फिर कल को किसी ने आपसे ये पूछ लिया, सेट ए में 2 एलिमेंट्स है, सेट बी में भी 2 एलिमेंट्स है, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा? नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा? तो 2 टू द पावर 2 एलिमेंट्स इंटू इसमें भी 2, यानी 2 टू द पावर 4, इसका मतलब 16। कितना रिलेशन बनेगा? 16 रिलेशन बनेगा। कहां कैसे? R1 R2 R3, इस तरह से कितना? R16, और R16 वाला ये क्या होगा? 5 वाला होगा। बात समझ में आया? ठीक है। अब समझते हैं कि ये A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B क्यों लिखा गया है, इस चीज को समझते हैं पहले। देखो, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, यहां पे सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये बोल रहा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं? सेट ए के हैं, तो इसको ए एज्यूम करेंगे। या फिर ऐसे समझ लो, 1 जो है 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। 1 जो है किसका सदस्य है? ए का। 2 किसका सदस्य है? ए का। तो हम कंबाइंड फॉर्म में हम यहां पे ऐसे बोल सकते हैं कि ए जो है बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब ए रिप्रेजेंट करेगा किसको? 1 को, और ए रिप्रेजेंट करेगा 2 को, है ना। उसी तरह से यहां भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू सेट बी, 4 बिलोंग्स टू सेट बी, तो हमने लिख दिया कंबाइंड फॉर्म में बी बिलोंग्स टू सेट बी। बस समझ में आया? राइट, ये क्लियर समझ में आ गया? अब जैसे कि यानी कि ये जो एलिमेंट्स होंगे बी के एलिमेंट्स होंगे, या फिर एक्स और वाई भी लिख सकते हो। ऐसे यदि लिखा हुआ रहेगा कहीं ए बी, यहां पे कंडीशन रहेगा एक्स, यहां पर एक्स वाई, मान लीजिए एक्स है और ये वाई है, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए और एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, है ना। यहां पे क्या आएगा? यहां पे कंडीशन आएगा, यहां पे कंडीशन वगैरह आएगा। तो इसको लिखने का क्या तरीका है? ये जो एलिमेंट्स है 1 2 क्या एक्स के एलिमेंट्स, ये क्या है? ये वाई के एलिमेंट्स है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू सेट ए और वाई बिलोंग्स टू सेट बी। क्लियर? समझ में आ गया कहानी? राइट। अब देखो, कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, जैसे कि R जो है, R इज द सबसेट बोलो या फिर इक्वल टू भी दे सकते हो, है ना। मान लेते हैं कि ऐसे लिखा हो रहा है, एक ऐसे डिफाइन है, A, B कंडीशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, या फिर A लिखा हुआ रहेगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। ऐसे लिखा हुआ रहेगा फॉर ऑल का मतलब यहां पे सेट ए है, यहां भी सेट ए है, तो यहां पे 1 2, यहां भी 1 2, ठीक है। यहां पे फॉर ऑल लिखा हो, फॉर ऑल का मतलब यहां पे जो एलिमेंट्स है वो क्या है? एक एलिमेंट्स, यहां भी एलिमेंट्स क्या है? एक एलिमेंट्स है, ठीक है, ऐसे। या फिर ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा A, B डायरेक्ट फॉर्म में फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू सेट ए, A, B बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब ये जो एलिमेंट्स होंगे ये, ठीक है, 1 2, यहां भी 1 2, ऐसे। यहां भी सेट ए है, यहां भी सेट ए है। देखो, ये जो एलिमेंट्स क्या है? ए के, यहां पे जो एलिमेंट्स है वो किसके हैं? बी के।
तो ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट ए, दोनों सेट सेम है, इसलिए कंबाइंड फॉर्म में इस तरह से लिखा गया, फॉर ऑल का सिंबल, फॉर ऑल का सिंबल। क्लियर?